गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज़ हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू यूपीएससी प्रिंसिपल के लिए। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और मुझे लगता है कि जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी आपका कंसर्न है, उसका मुकम्मल सॉल्यूशन हम देने का प्रयास करेंगे और उसका फीडबैक तो आप ही देंगे। जैसे कि मैं पीछे क्रैश कोर्स किया था इसी के लिए, तो जो भी मेरा कमिटमेंट हुआ था उससे ज़्यादा ही मैं देने का प्रयास दिया, जैसा कि आप लोगों ने भी इसको जस्टिफाई किया। उसमें से बहुत सारे लोग हैं इस कक्षा में भी, और आप लोग भी इसको देख रहे हैं, नए लोग भी। दो आग्रह ज़रूर करूँगा कि एडमिशन ले लें, चूँकि अभी एडमिशन 4,999 रुपये में है और ये बहुत जल्दी 9,999 रुपये में हो जाएगा। हमारा एक अपना प्रिंसिपल है, उस पर ये चीज़ें चलती हैं। पीछे क्रैश कोर्स भी 999 रुपये में शुरू हुआ था, दैन वो 4,999 हो गया था। कुछ गुरुओं को परेशानी हुई, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ होता नहीं है, फिर ये गूगल के थ्रू बहुत सारा प्रोसेस होता है, 2-3 दिन चीज़ें रुक जाती हैं, तो ये मेरे बस से बाहर की बात होगी। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट किसी और के पास होता है, फिर उससे बात करके लाइन अप करके फिर रेट को कम करना बढ़ाना बड़ा मुश्किल है, वो कभी हो नहीं सकता। वहाँ पे हम सब रिजिड हैं, तो वो करा लीजिए और चलते हैं। तो हम लोग जो कराने जा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, उसके 2 फॉर्मेट इज हियर। वन बाय ऑनलाइन, एक फॉर्मेट पूरा ऑनलाइन पे काम करेगा, जो पढ़ने और पढ़ाने का काम होगा। जो भी क्लासेस होंगे रिगार्डिंग इंटरव्यू के, वो सारे ऑनलाइन होंगे, बिकॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर क्लासेस इज़ अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। लेकिन मसला इंटरव्यू का है, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हम इतने एडवांस नहीं हैं कि इंटरव्यू क्लास को हम फेस टू फेस की जगह ऑनलाइन करा दें। उसमें शायद वो बात नहीं आएगी और रियलिटी नहीं आएगी, रियल टाइम जजमेंट नहीं होगा। डेट्स वाई द रीज़न कि इसके 2 सेगमेंट है, 2 फॉर्मेट है, और ये मेरा प्लान है। आप लोगों को भी कोई सजेशन हो तो वेलकम है, उसको हम इनकलकेट करेंगे। ये दिस इज़ माई कमिटमेंट, सो डेट्स वाई यू डोंट वरी। तो फर्स्ट मॉड्यूल इज़ ऐप बेस्ड वीडियो क्लासेस एंड स्टडी मटेरियल। बहुत सारे टॉपिक पे हम स्टडी मटेरियल देंगे और वीडियो क्लासेस होंगे। उसके बाद सेकेंड फॉर्मेट है ऑफलाइन मोड का, जिसमें 3 मॉक इंटरव्यू होंगे। 3 मॉक इंटरव्यू में 4 लोगों का पैनल होगा। 4 लोगों में एक दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के रिटायर डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर होंगे, और दूसरा एक्सपर्ट हमारे पास होगा जो एजुकेशनल एक्सपर्ट या जिनकी एक्सपर्टाइज रही है यूपीएससी से, जिनका मतलब रहा है, वो रिटायर्ड प्रोफेसर लेवल के आदमी होंगे। बट नेचुरल है कि दिल्ली के ही होंगे, सीआईई के ही होंगे। उसके बाद तीसरा एक करंट अफेयर्स का मसला है, इसमें हर चीज़ें करंट से जुड़ेगी। तो रिनाउंड कोई आईएएस की कोई फैकल्टी होगी, वो करंट अफेयर मसला को देखेगी, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथा एक्सपर्ट इन टोटल एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, जो आपके सब्जेक्ट डिलीवरी को के फैक्ट्स को अनब्रिल्ड होने से बचाएगा, फोकस करेगा। वो भी यूपीएससी का एक्सपर्ट होगा, और भी इधर वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो सकता है या किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट का टीचर हो सकता है। उसमें कोशिश मैं भी करूंगा, लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि जो बच्चे इंटरव्यू देते चले जाएंगे उनके डाउट्स और रेमेडीज़ क्लास भी मुझे हैंड टू हैंड वहीं करते चला जाऊंगा। तो अगर उससे मुझे समय मिला तो मैं रहने की कोशिश करूंगा, नहीं मिला तो मेरे लिए मुश्किल होगा। उसके बाद जो तीसरा होगा मॉक का, जो आपको सब कुछ बता के तीसरा करेंगे। तीसरे मॉक में
ये एक साइकोलॉजिस्ट ऐड हो जाएगा और मैं रहने की कोशिश करूँगा। मैं तीसरे फाइनल मॉक में रहूँगा। एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना का देखता हूँ, वादा नहीं कर रहा हूँ, बट मेरी कोशिश है कि इंटरव्यू में सारे लोगों का जो लास्ट तीसरा राउंड होगा उसमें वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा उनका, केवल कैंडिडेट का मल्टी कैमरा सेटअप नहीं लगाऊंगा, बहुत कम फी है। इसी कोर्स का 35 हज़ार रुपया इंटरव्यू के लोग लेते हैं, 40,000 तक है। तो सिंगल कैमरा शूट होगा जिसमें आप कैसे क्वेश्चंस को आपको सुनाई देगा, लेकिन आपका क्या हाव भाव है, आपके क्या बॉडी लैंग्वेज है, जिसको आप एनालाइज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कमिटमेंट नहीं है, मैं देखता हूँ, चूँकि बहुत कम बजट में सारी चीज़ें हो रही हैं, एक्सपर्ट बहुत महंगे होते हैं, प्लस बहुत सारी जगह बदल गई है। वन ऑफ द लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का बेहतरीन जगह मैंने लिया है, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम लिमिटेड, जो आईएएस की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है। उनके मुखर्जी नगर सेंटर से चूँकि कभी इन पास्ट मैं उससे जुड़ा रहा हूँ और इसलिए मुझे वो अपने घर जैसा लगा, उस जगह ले गया हूँ। चूँकि जगह पर्याप्त है, पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा पार्किंग है, बहुत फेमस जगह है, पूरी बिल्डिंग है, तो वहाँ मैं कराऊँगा और उनके सेटअप को मैं देखकर कैमरा वाला भी मैं जोड़ूँगा। अब आप दिन भर के आज के क्वेरी में आप लोगों का सवाल था कि आप क्या डिलीवर करने जा रहे हो, व्हाट विल बी योर सिलेबस एंड व्हाट यू एग्जैक्टली गोइंग टू डिलीवर ऑल द रेस्पेक्टेड सेलेक्टेड प्रिंसिपल्स। तो दो बातें बड़ा ओपन माइंड सोच लीजिए कि आपके अब नॉलेज का कोई एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा। नॉलेज बैरियर को आप सब पार करके हम लोगों की मुलाकात होगी, यानी यू आर द मोस्ट एबल पर्सन फॉर दिस पोस्ट। अब 1 पे 3 की लड़ाई है, ये चेयर रेस है, 2 चेयर हटते जाएंगे, एक ही को चेयर मिलना है। तो इस चेयर रेस में बड़ा मार्जिनल फाइट है। इस फाइट को आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपके विजडम और आप कैसे आंसर डिलीवर करते हो, यानी आपकी पॉजिटिविटी, ऑल टुगेदर दे आर पार्ट ऑफ पर्सनालिटी। जो मैं झूठा दावा नहीं करूँगा कि मैं आपके पर्सनालिटी को कुछ चंद क्लास और चंद बातों से करूँगा, नहीं। दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आप कितने पॉजिटिव रहे हैं, कैसे किसी चीज़ को सोचते रहे, what are the tools for decision making to you and problem solving, ये एटीट्यूड आपने कैसे डेवलप किया। मैं इतना कर सकता हूँ कि ब्रशअप कर सकता हूँ कुछ देर के लिए, ये मोटिवेट कर सकता हूँ कि ऑलवेज पॉजिटिव, किसी चीज़ को पॉजिटिव देखिए, मीन्स को डिस्ट्रॉय मत होने दीजिए। मॉरल और इथिक्स पे आपका कोई कंप्रोमाइज़ नहीं यूपीएससी करने जा रही है, क्योंकि यू आर द मेन गार्डियन ऑफ द मॉरल और इथिक्स इस समाज का, इस देश का और उन परिवार का आपके पास गिरवी है। इसलिए मॉरलिटी पे बहुत हार्ड एंड फास्ट होना होगा, वो आपके सारी बातों में झलकनी चाहिए कि आप कोई भी मीन्स को डिस्ट्रॉय करके कुछ भी नहीं करेंगे। और जो आदमी मॉरलिस्ट होगा वो बट नेचुरल है कि सारे क्वालिटीज़ नेचुरल उसके अंदर होगा, प्राकृतिक होगा। चूँकि मॉरल का जो मेरी नज़रों में, बीइंग ए टीचर ऑफ एथिक्स, आई कैन से डैट कि मेरा जो पैरामीटर है मॉरल का वो सन है। तो सूर्य आज से 100 साल पहले कितने बजे आएगा ये मुझे आपको सबको पता है। तो उसकी मॉरलिटी कि उसमें कितना डिसिप्लिन है कि उसके चलते पूरी सृष्टि है। अगर एक चीज़ कोई सृष्टि को बचाता है, तो कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर किसी का है तो वो सन है, अदरवाइज सबके कंट्रीब्यूशन बहुत बौने हैं, नागन्य हैं। तो आप सोच लो कि उस मॉरलिस्ट से क्या सीखते हो, उस नेचर से कि उसके चलते ही प्लानिटरी सिस्टम चलता है। हर कोई के नाक के नीचे एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा हुआ है। एक दिन में आज 2300 रुपये का ऑक्सीजन आप लेते हो फ्री में नेचर से। पेंडेमिक में ऑक्सीजन के इंपॉर्टेंस को समझ गए होंगे और उसके लिए किसी से मांगना नहीं होता है। हवा और पानी लगभग नेचर ने सबके पास फैला रखा है। अब अलग बात है कि इसमें लोग मैंडमेड कुछ करते रहते हैं। तो उस ढंग के आपके व्यक्तित्व में हवा पानी जैसी तरलता होनी चाहिए, सहजता होनी चाहिए। यू आर सो सिंपल और यू आर सो
लुकिंग सो जेंटल, सो हम्बल, ये आपके फेस पे होना चाहिए, ताकि कुछ भी ऐसा ना लगे कि आपको बनाकर हम देश को खतरे में डाल रहे हैं। ये दुर्भाग्य हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान की समझ का है, यहाँ की सोसाइटी का है कि जो सबसे प्रतिष्ठित चीज़ें दुनिया के डेवलप कंट्री में है वो टीचर है, और उस टीचर का एपेक्स प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल इज़ अ एंकर, वो एक एंकर है, उसके साथ स्टूडेंट भी की भी बाइंडिंग है, वो पूरे जहाज को रोकता है, और टीचर्स का भी है। मोटिवेटर और मेंटर वो टीचर का है, स्टूडेंट का नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में टीचर्स होते हैं। दैट्स वाई द रीज़न कि आपसे बहुत कुछ उम्मीद की जाएगी, किन चीज़ों से, आपके व्यक्तित्व से। देयर इज़ नो नीड फॉर योर नॉलेज, नीड फॉर योर अप्रोच, योर थिंकिंग, योर decision making capacity, your problem solving attitude, they are the major concern for you. अब मैं अपना जो सिलेबस बनाया हूँ, क्रिटिकली एनालाइज NEP 2020 विथ स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। अब NEP 2020 को मैं क्रिटिकली एनालाइज करूँगा। इट मीन्स कि व्हाट इज NEP 2020, व्हाट इज द रिलेवेंस इन स्कूल एजुकेशन, एज वेल समहाउ कुछ ना कुछ आपको कॉलेज एजुकेशन से भी को रिलेट करा दूंगा। लेकिन NEP इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स मेजरली। वन इज द स्कूल एजुकेशन, सेकेंड इज द हायर एजुकेशन मीन्स कॉलेज एजुकेशन, थर्ड वन इज अनदर थिंग्स लाइक वोकेशनल और ऑल द थिंग्स। तो आपका मेजर कॉन्सर्न है स्कूल एजुकेशन से। तो दिस पॉलिसी क्या बताती है, चूँकि देश की इन टोटल ये 5वीं पॉलिसी है मुकम्मल, और हॉलिस्टिक अप्रोच से स्कूल कॉलेज सारे चीज़ों को जोड़कर ये तीसरी पॉलिसी बनती है। चूँकि फर्स्ट पॉलिसी राधाकृष्णन की थी, वो पॉलिसी हायर एजुकेशन पे थी, केवल कॉलेज एजुकेशन पे थी। द पर्पस ऑफ दिस एजुकेशन कि हम ब्रिटिश से ट्रांसफ़र पावर हो रहा था, मुझे क्लर्कियल ऑफिस डेस्क स्टाफ या सो मेनी स्टाफ्स चाहिए थे, सो मेनी वर्कर्स चाहिए थे, तो इमीडिएट कॉलेज एजुकेशन को दुरुस्त किया गया। फिर उसका सप्लाई चेन टूटे नहीं, तो केवल सेकेंडरी एजुकेशन मुदलियार आयोग बना, और दैन कोठारी आयोग से हॉलिस्टिक शुरू हुआ। कोठारी के बाद 1986 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया, कोठारी आयोग 66, उसके बाद थर्ड वन इज, और इसके बीच में इन सारे चीज़ों को गवर्नमेंट और पॉलिसी बदलने से बदलता गया। लाइक जैसे ही लगातार कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, फर्स्ट टाइम 1977 में जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनी मोरारजी देसाई की, और ईश्वर चंद पटेल कमेटी आई रिव्यू करने के लिए, जो खुद गांधीयन थे, गुजरात के रहने वाले थे, और उन्होंने बहुत सारे रिविजन्स किए। दैन एक गवर्नमेंट बनती है VP सिंह के अंदर, वो भी यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार थी, हाँ यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी। उसमें फिर आचार्य एक गांधीयन को लाया गया, राममूर्ति को लाया गया, उन्होंने रिव्यू किया। दैन लंबा समय हो गया था, फिर एजुकेशन को 1992 में रिव्यू किया गया, फिर उसको न्यू एजुकेशन करिकुलम 2005 आया, चूँकि उससे पहले करिकुलम आ चुका था 2000 में गवर्नमेंट चेंज की थी, बीजेपी की आई थी। JS राजपूत के जो डायरेक्टर थे NCERT के, उसके ज़माने में 2000 में करिकुलम आई अटल जी के समय। उसके बाद 2005 में कृष्ण कुमार जी जब डायरेक्टर थे, देन करिकुलम आया, और उसी करिकुलम पे चल रहा। बीच में नेशनल नॉलेज कमीशन भी आया, और सबसे बड़ा जो चमत्कार इंडियन एजुकेशन में हुआ, द मिराकल वाज हैपेंड ड्यू टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। वो डिमांड ज्योतिबा फुले से शुरू होता है, भाया महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय, ऑल द नेशनल लीडर्स। वो डिमांड पूरा होता है 2009 में, वो होना था 2002 में, 86 अमेंडमेंट हो चुका था, बट सम क्वेश्चंस एंड ड्यू टू सम क्वेरीज और नॉट कंटिन्यूटी इन गवर्नमेंट, बीजेपी अगर कंटिन्यू की होती तो वो चीज़ें हो गई होती, लेकिन बीजेपी कंटिन्यू नहीं की तो चीज़ें बदल गई। तो इस ढंग से एजुकेशन का एक बड़ा डायनामिक नेचर रहा है। किसी भी कंट्री का अगर बैकबोन है तो एजुकेशन है। अब व्हाट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? तो इट अर्ज फॉर 4 पॉइंट्स आई एम ऑलवेज टॉकिंग। One is it is away from the diploma disease,
डिप्लोमा की बीमारी से दूर है। हिंदुस्तान बैडली सफ़र करने लगा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 के चलते। डिप्लोमा कोर्सेज़ की बाढ़ सी आ गई थी, दैट इज़ फ्लडेड विद द डिप्लोमाज कोर्सेज, उसको तोड़ने का काम कर रहा है। और कैसे, डिटेल बताऊंगा। सेकेंड थिंग कि ये एजुकेशन पॉलिसी इमोशनल इंटेलिजेंस से गाइड होने जा रहा है। थर्ड वन इज़ द ये एजुकेशन पॉलिसी वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में बहुत प्रायोरिटी दी गई है और पॉसिबल है कि होगी। एक बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट आपको दे दूं कि इंडिया की एजुकेशन कभी भी वर्नाकुलर नहीं रही है। इस मिथक को तोड़िए। बिकॉज इन वैदिक फेज, इन एंशियंट टाइम, द एजुकेशन वॉज इन संस्कृत. Sanskrit is one of the classical language. In the entire Aryavarth is entire Aryavarth medium is संस्कृत. और ब्रह्मावर्त जिसको दक्षिण कहते हैं, नर्मदा से लेकर दक्षिण तक, वहाँ बहुत बड़ा रोल रहा है तमिल का। वैसे तमिल के साथ कन्नड़ और मलयालम भी क्लासिकल लैंग्वेज है, लेकिन तमिल का ज़्यादा एजुकेशन में इम्पोर्टेंस रहा है। क्योंकि 3 संगम युग को मैं देखता हूँ, जो लिटरेचर का कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस में जो लिटरेचर बना है वो हमारे इधर आर्यावर्त के वेद से कमज़ोर नहीं है और बहुत ही फैंटास्टिक है। तो अब चीज़ें स्पष्ट हैं कि तमिल और संस्कृत बोथ आर द 2 लैंग्वेजेस इन इंडिया जिसमें एजुकेशन हुआ। ये अलग बात है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में सेक्ट ने अपना एजुकेशन दिया, लाइक बुद्धा, पाली, लाइक जैना, प्रकृत और अर्धमागधी, लैंग्वा फ्रिंका, आपस में बोलचाल की भाषा रही। बट एजुकेशन वॉज नेवर इन इंडिया इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, कभी नहीं रहा है। देन जब सल्तनत की सरकार आई मोहम्मद गौरी के बाद, चालचरित गवर्नमेंट का कल्चर्स बदल जाता है। एक नई गवर्नमेंट एक नई ज्योग्राफी से आती है और धीरे धीरे उस ज्योग्राफी के लोगों ने पारसी को एजुकेशन का मीडियम बनाया। और टिल मैकाले 1835, विलियम बेंटिक के ज़माने में, ही वॉज ए गवर्नर जनरल इन दैट टाइम, एजुकेशन फारसी में होती रही और कुछ संस्कृत स्कूल भी चलते रहे। चूँकि संस्कृत का एक बहुत अच्छा स्कूल था वेस्ट बंगाल में, नादिया स्कूल, जहाँ विलियम जोन्स खुद जाकर चीज़ों को देखे थे। तो इन टोटलिटी की सबसे बड़ी बात है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे आप बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ये सेकंड थिंग, इस स्कूल एजुकेशन में मेजर ये चेंजेज है कि मेन स्ट्रीम में 3 साल से 5 साल के बच्चा पहले मेन स्ट्रीम ऑफ द एजुकेशन नहीं था। कोई भी पॉलिसी चाहे वैदिक काल से ले लें और टिल इस पॉलिसी के आने से पहले जो कुछ भी हो, चाहे वो रिवीजन कमेटी हो, चाहे नेशनल नॉलेज कमीशन हो, जो एजुकेशन की बात होती है क्लास 1 टू क्लास 12, बिफोर क्लास 1 एक रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी जाती है कि हाँ भाई इसको भी देखना। लेकिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट टू एजुकेशन के बाद, जब वो राइट टू एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से निकल के, चूँकि एजुकेशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में था, पावर पार्टीशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल का सीधा मतलब होता है कि दिस इज़ अ मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ द एनी गवर्नमेंट टू डू दिस इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन। जैसे फंडामेंटल राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, हर हालत में उसको फुलफिल किया जाएगा। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप उसके लिए जा सकते हैं। बट जब एजुकेशन राइट टू एजुकेशन में उठ के आ गया 21 में, फंडामेंटल राइट्स हो गए, देन वो जो कॉलम खाली हुआ वहाँ पे आ गया 3 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन। देन under the new umbrella of the new education policy, this is inculcated with the school education, यानी 3 साल के बच्चे से लेके 18 साल के बच्चे का अब आपको देखना होगा। दिस इज कॉल्ड प्री नर्सरी 1 to 3 और आफ्टर 5 ईयर दे इंटर्ड इन स्कूल। और कहीं ना कहीं फिर वही बात की गई है जिसको कोठारी आयोग कहा था कि आप क्लस्टर स्कूल की बात उन्होंने की थी, अलग अलग क्लस्टर से बच्चे आएंगे और फिर उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एक नई योजना शुरू हुई है, दैट इज़ कॉल्ड विद्या प्रवेश, जो 90 डेज की ट्रेनिंग होगी पहली क्लास में बच्चों की, और बेसिकली न्यूमरोलॉजी और लैंग्वेज फ्लुएंसी के क्लासेस होंगे निपुण के अंदर, और उनको ट्रेनिंग देकर ताकि सब बच्चे एक जैसे मिलजुल जाएं, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए हैं, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, दे बिकम अ सिंगल और एक स्ट्रीम बने जो फ्लो करने में दिक्कत ना हो। और
अब गवर्नमेंट सोच रही है कि जहाँ जहाँ इन स्कूलों को आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, जहाँ जो सुविधा है उस सुविधा से इसको स्टार्ट किया जाए। सारी वही फैसिलिटीज़ वहाँ मिलेगी जो कॉमन स्कूल्स को मिलती है। दैन अगर किसी स्कूल में स्पेस खाली है, वहाँ अलग से उसका कैंपस बनेगा। द इंटायर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ आर टोटली डिफरेंट, हिज हर ट्रेनिंग इज़ ए टोटली डिफरेंट। उनको 6 महीने का डिप्लोमा किया जाएगा और बेसिकली वो आया भी होंगे, टीचर भी होंगे, वो स्नेहिल दिल से बहुत बच्चों को प्यार करेगी, पूरा अफेक्शनेट होकर उसको देखेगी, ऐसा सोचा गया है। तो ऐसे चलता है। फिर बहुत सारी बातें हैं जो क्लास में होगी। तो इस ढंग से हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को स्कूल के रेफरेंस में बताएं। दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल, वन ऑफ द बर्निंग टॉपिक ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल। व्हाट इज दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल? क्या है दिल्ली मॉडल स्कूल? I think you better understand the Delhi model of school, but somehow you are not critical. Maybe lack of information or lack of interest, कुछ भी हम कर सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन बनने जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी का इंटरव्यू मैक्सिमम सबसे शुरुआत नहीं होगी, कुछ अपने बारे में बताइए। और इंटरव्यू एक ऐसा चीज़ है, टू बी ऑनेस्ट, कि उसका क्वेश्चन आउट होता है। वो आपने जो फॉर्म भरा होगा उस फॉर्म और अपने बारे में कुछ बताइए, वहीं से क्वेश्चन का जेनेसिस ऑफ द क्वेश्चन वहीं हो जाएगा। अब कितना सतर्क हैं, थोड़ा भी दाएं बाएं भटकेंगे मारे जाएंगे गुलफाम। सो वी वेरी केयरफुल। इस बात की प्रैक्टिस हर कोई को होनी चाहिए कि उतना ही बताया जाए मैं कौन, किस चीज़ का टीचर हूँ, किस इलाके में हूँ। अब यहाँ पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मैं कौन, हो सकता है किसी का नाम बहुत अच्छा हो, नाम से क्वेश्चन हो जाएंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस नेम। उसके बाद हो सकता है वो किसी जगह से कोरिलेट कर जाए, किसी एजुकेशनलिस्ट से कोरिलेट कर जाए, कहाँ घूम जाए मैं नहीं जानता हूँ। मैं इतना कहूँगा कि अपने नाम को ध्यान रखिए, आप किस लोकेलिटी में रह रहे हैं उस बात का ध्यान रखिए, कहाँ टीचर है। इधर यू आर टीचर इन ऑल दिल्ली, इन न्यू दिल्ली, इन जे कॉलोनी, इन सो कॉल अनऑथराइज कॉलोनी, वहाँ है वो सारी चीज़ें। अब अनऑथराइज कॉलोनी जो ऑथराइज हो गई है, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा वहाँ के टीचर को उठेगा। कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे, लाल किला के आसपास है, और कोई इंडिया गेट के आसपास किसी स्कूल में है, कोई मेहरौली के आसपास है, कोई तुगलकाबाद के आसपास है, तो हिस्टोरिकल क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन बनने का पूरा भय रहेगा कि उसके बारे में बताइए। तो हिस्ट्री इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि आपके नाम से, आपके चीज़ों से, आपके फिर आप किस चीज़ के टीचर हैं, वहाँ से भी आपका इंटरव्यू रन करने लगेगा। अगर कोई बताता है कि मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, तो लाजमी सा सवाल है कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स फोबिया, क्यों मैथमेटिक्स फोबिया बच्चों में होती है। चूँकि गवर्नमेंट उस पर निपुण योजना चला रही है, आपको फोबिया को अंडरस्टैंड करना होगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ, उसका बेसिक आंसर देना होगा, जिसमें मैं सहयोग करूँगा कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स फोबिया एंड व्हाट इज़ द साइकोलॉजी एंड फिलॉसफी बिहाइंड द मैथमेटिक्स। क्यों नहीं एक आदमी का मैथ से क्यों भागता है। चूँकि एजुकेशन उस दिन अच्छा माना जाएगा जिस हर्ष और खुशी के साथ बच्चे स्कूल को लीव करते हैं। आप छुट्टी के समय आप जॉब करें, कितने कूदते फांदते खेलते कूदते बाहर निकलते हैं। काश उसी ऊर्जा से, उसी तरह जिस दिन बच्चे स्कूल में आने लगेंगे, यू विल बी गेट ए सक्सेस। पूरे वर्ल्ड में अभी तक ये प्रयोग कहीं नहीं सफल हुआ है, पूरे दुनिया के बच्चे उसी तरह से चीखते चिल्लाते जाते हैं। इट मीन्स कि वो आज़ाद हैं, आज़ादी उन्हें खूब खूब पसंद है, और हम कहीं ना कहीं एजुकेशन बैरियर बनता है, बैरियर कन्वर्ट करता है फोबिया में। वो सारा आपके पर्सनालिटी के ऊपर है कि आप कैसे टीचर हैं, कितना आप फोबिया क्रिएट करते हैं, कितना क्रिएटिव हैं, कितना आपका थॉट प्रोसेस सुलझा हुआ है, कितना आप लविंग हैं, इसको देखना होगा। तो दिल्ली, अच्छा कल्चर और दिल्ली पे आ गया। दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल की बड़ी चर्चा हुई। क्या है दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल? तो सीधी सी बात है कि दिल्ली मॉडल ऑफ स्कूल में गवर्नमेंट इस पर सेंसिटिव है, गवर्नमेंट इस पर इमोशनली कुछ करना चाहती है कि, और वो कितना सफल है नहीं है, वो आपका पैमाना हो सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या आप संतुष्ट हैं दिल्ली मॉडल से, तो आपके अपने आर्गूमेंट्स होने चाहिए। जो फैक्ट मैं बताऊंगा उससे आप अपना आर्गूमेंट बनाइए। मैं नहीं कहूँगा कोई आर्गूमेंट बनाने को, मेरा कोई काम
किसी भी चीज़ की आलोचना करना नहीं है, मैं फैक्ट प्रोवाइड कर दूंगा जैसे हैप्पीनेस क्लास वर्ल्ड में है। मेरा मानना है जो डॉक्यूमेंटेड है कि हैप्पीनेस क्लास की शुरुआत प्लेटो ने की थी। प्लेटो का जो स्कूल सिस्टम था, पहला आदमी प्लेटो था जिसने कहा था इट इज़ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए स्टेट, इट इज़ ए और सोशल जस्टिस, वी मस्ट फाइंड सोशल जस्टिस थ्रू द स्कूल। तो और उस स्कूल के करिकुलम में पूरा हैप्पीनेस के जो अभी दिल्ली सरकार के करिकुलम है उससे मिलता था वो करिकुलम। फिर हैप्पीनेस दो भागों में टूटता है, दो स्कूल एजुकेशन के खड़े होते हैं। वन इज़ द साइकोलॉजिकल स्कूल, वन इज़ द नेचुरल स्कूल। नेचुरल स्कूल का जो सबसे बड़ा पैरोकार है, वन ऑफ द ग्रेट एडवोकेट ऑफ द नेचुरल स्कूल स्वयं रूसो हैं। रूसो कहते हैं कि ये दीवार तोड़ दो, ये स्कूल तो पढ़ाता नहीं है, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और फॉलोड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर ऑल्सो। इंडिया के कॉन्टेस्ट में देखते हैं कहीं ना कहीं गांधी भी उसमें फंसते हैं, गांधी भी वहाँ हैं। और गांधी के एक शिष्य ने तो कमाल कर दिया, उसका नाम है गिजुभाई वढेरा, जिन्होंने दिवा स्वप्न लिखी। वो हैप्पीनेस का रियल करिकुलम है दिवा स्वप्न, उन्होंने पूरा प्रयोग करके। अगर आप लोगों ने दिवा स्वप्न नहीं पढ़ा है तो जितना जल्दी हो दिवा स्वप्न पढ़िए, ताकि हैप्पीनेस को आप समझ पाएंगे कि कैसे वो मैथ पढ़ाते हैं, कैसे वो लैंग्वेज पढ़ाते हैं, कैसे वो सारी चीज़ों को करते हैं। वो एक कल्पना है एक शिक्षक का। और द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ द आवर टाइम, हमारे समय के उनसे बड़ा दार्शनिक मुझे कोई मिला नहीं अभी तक, आपको मिला हो तो मुझे मिला देना। लेकिन दिवा स्वप्न मैं रिकमेंड करूंगा, पढ़ोगे हैप्पीनेस को जैसे चाहोगे। आप हैप्पीनेस के सपोर्ट में भी बोल सकते हो, अगेंस्ट में भी बोल सकते हो, डिपेंड्स कि आपके तर्क में कितनी सच्चाई है, मुद्दा कितना आप रखते हो। इस बात से मत डरना कि किसी की आलोचना करने से मेरा कुछ होगा, नहीं। यूपीएससी क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत अप्रिशिएट करती है, वो नहीं चाहती है कि भेड़ चाल का व्यक्ति बने, चूँकि स्कूल ऑलरेडी हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था भेड़ चाल की शिकार हो चुकी है। अगर उसका गुरु कोई गिजुभाई वढेरे की तरह बात करेगा, अरविंदो की तरह बात करेगा, तो बट नेचुरल है कि उसे वो अप्रिशिएट करेगा। और जे कृष्णमूर्ति, दे ऑल आर द फिगर फॉर द हैप्पीनेस करिकुलम, ये सब हैं। अब दिल्ली गवर्नमेंट के चीज़ों में इनकी बात नहीं है, चूँकि हैप्पीनेस करिकुलम को जब मैं ढूंढता हूँ तो इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिया हैप्पीनेस करिकुलम मुझे कहाँ मिलता है। तो जब मैं गांधी को देखता हूँ तो गांधी जब जोहानसबर्ग जा रहे थे तो उनके एक मित्र ने एक किताब दी, उस किताब का नाम था ऑन टू दिस लास्ट। ऑन टू लास्ट प्रिटोरिया से जो मतलब लंबी यात्रा थी 24 घंटे की, बहुत पतली किताब है जॉन रस्किन की, जो गांधी के गुरु है। तो उसको देखकर गांधी, उस किताब के बाद गांधी की पूरी सोच बदलती है। दूसरी घटना होती है कि गांधी लंदन से साउथ अफ्रीका लौट रहे हैं और उन्होंने हिंद स्वराज लिखी। उसमें 7-8 प्रश्नों का सॉल्यूशन दिया है, वो क्वेश्चन आंसर स्टाइल में है, जो सुकरात के समय के सोक्रेट्स स्टाइल ऑफ राइटिंग जिसको कहते हैं, प्रश्नोत्तर शैली, क्वेश्चन एंड आंसर। उसमें हेक्सले को कोट करते हैं। एक दूसरा स्कॉलर गांधी के जीवन में आता है हेक्सले, और वो सवाल उठाता है कि इतने ज़्यादा करिकुलम की क्या ज़रूरत है। गांधी खुद कहते हैं कि मैंने इतना चीज़ पढ़ लिया, लेकिन इसका क्या मेरे लाइफ में इसकी यूटिलिटी रही है। तो हैप्पीनेस करिकुलम कहीं ना कहीं यूटिलिटी बेस्ड एजुकेशन की बात करता है। इसलिए और गांधी के जो मेन गुरु हैं टॉलस्टॉय, लियो टॉलस्टॉय, उन्होंने कहा द गॉड इज अंडर द योर किंगडम, मतलब ईश्वर आपके अंदर है, बाहर नहीं है। तो हैप्पीनेस समहाउ अंदर खोजने की चीज़ है, बाहर खोजने की चीज़ नहीं है। तो उस पर वो उस हैप्पीनेस करिकुलम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, जिसको हम दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस करिकुलम से कंपेयर करके दिखाएंगे। ये अलग बात है कि सरकार इन लोगों के प्रति कहीं थैंक्स नहीं है उस करिकुलम में, या इसकी चर्चा नहीं है। ये गवर्नमेंट जो करिकुलम दिखाई है उसमें स्पष्ट है कि इन लोगों का इनोवेशन है, दैट्स द रीज़न। तो वो बताऊंगा। दूसरी बात, स्कूल एजुकेशंस के मेजर प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गए हैं दिल्ली मॉडल में, क्या इंडियाज़ स्कूल सिस्टम है उस पर सबको चलना चाहिए, क्या उस पर चल के भारत की शिक्षा की समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या भारत की शिक्षा अपनी नीति जो है इसकी 2020
या कोई भी एजुकेशन पॉलिसी जो डे वन से आई है, क्या उसको हम उससे पा सकते हैं दिल्ली मॉडल से? क्या पूरे देश में लगा देनी चाहिए? ऐसे सवाल हैं। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपको क्या लगता है, आप सजेस्ट कीजिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या इसके रास्ते हो जाएंगे, तो आप सजेस्ट कीजिए। लेकिन धोखे से अगर आपसे ये सवाल यूपीएससी करता है कि आप प्रिंसिपल बन के क्या नीतिगत सुधार करेंगे, तो इसमें मत फंसिएगा, चूँकि आप एक इंस्ट्रूमेंट बनने जा रहे हैं किसी पार्ट का। ठीक, एक कार है, उसका स्टीयरिंग कहीं और है, व्हील कहीं और है, तो इंजन कहीं और है, सबके मिलने से गाड़ी चलती है। आप पॉलिसी में कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा। आप केवल कहिएगा कि जो कुछ भी डिफाइन है मेरा रोल, उसको ऑनेस्टी से मैं करूँगा और उसमें कोई कमी नहीं होने दूंगा, और जितना मैं कर सकता हूँ मेंटोरशिप से लेकर और बच्चों के लिए, और जो कुछ भी परफेक्शन एंड पंक्चुअलिटी ला सकता हूँ, जो भी करिकुलम है, चूँकि करिकुलम डिफाइन है, सिलेबस डिफाइन है, तो उससे बाहर तो आप जीजूभाई वडेरा का क्लास बना नहीं सकते, तो वहाँ पे नहीं फंसना है। लेकिन हाँ, हिंदुस्तान की शिक्षा के लिए आप क्या सलाह दे सकते हैं एज ए शिक्षाविद, एज ए पोस्ट प्रिंसिपल नहीं, तो वो चीज़ को आप अच्छी तरह से करेंगे, अच्छी तरह से उसको देखेंगे। उसके बाद मेजर इन्वायरमेंटल इशूज़ ऑफ इंडिया एंड स्पेशल रेफरेंस टू दिल्ली। अब इसमें हमें क्या देखना है कि ये मेजर प्रॉब्लम है। मेजर प्रॉब्लम इसलिए है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है वो टोटली अभी स्टेक पे है। कब ह्यूमन सिविलाइजेशन डिस्टर्ब हो जाए हम आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए नहीं जानते हैं कि इन्वायरमेंट में इतना बड़ा चेंज हो रहा है कि बहुत मुश्किल है कि हम ट्रेडिशनल चीज़ों को बचा पाएंगे कि नहीं। अब तो खाद्य सुरक्षा की बात, कल एसीओ की मीटिंग में हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि अभी सबसे बड़ी चिंता खाद्य सुरक्षा की है, फूड सिक्योरिटी की है। और फूड सिक्योरिटी मीन्स जो ऑड एंड इवन बिहेवियर मानसून का हो रहा है, उससे पता नहीं हम जो फाइन ग्रेन उगा रहे हैं, फाइन ग्रेन मीन्स व्हीट मीन्स धान, उसमें हम क्या कर पाएंगे पता नहीं। चूँकि अब हमको मिलेट्स की ओर लौटना होगा, मोटे अनाज की ओर, ज्वार, बाजरा, मरुआ, रागी, चीना, कामा, सामी, द ऑल आर अवेलेबल ऑन अमेजन। तो मोटे अनाज जिसको बहुत कम वाटर चाहिए और वो नेचुरली नेचर फ्रेंडली होता है, तो इन्वायरमेंट बहुत को कंसर्न है। दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाता है, तो आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली की 5 समस्याएं बताइए, तो पहला इन्वायरमेंट है, दूसरा ट्रैफिक है। तो इस ढंग से अलग अलग मैं समस्या बता दूंगा। इन्वायरमेंट को कभी भी अलग ना करेंगे, चूँकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में पहली क्लास से लेकर इन्वायरमेंट एवरीवेयर, डॉक्टर भी बनेगा उसको एक इन्वायरमेंट का पेपर पास करना, इंजीनियर्स को भी, एवरीवन, किसी भी ग्रेजुएट को। तो इन्वायरमेंट इज मेजर कंसर्न होने जा रहा है एजुकेशन का। और आपके यहाँ से ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बच्चे अगर निकलेंगे, आपकी जिम्मेवारी है, चूँकि प्राइमरी स्टेज पे आप हो, पहली से लेकर 1 साल से 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को आप देख रहे हो, तो बट नेचुरल है कि उनके अंदर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाएगी, केवल ये नहीं कि हम इन्वायरमेंट डे मना लें, हर एक्टिविटीज़ में इन्वायरमेंट को अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो एक जागरूकता, अवेयरनेस आएगी, और वो अवेयरनेस बच्चा घर तक भी ले जाएगा, उसको स्प्रेड कराएगा। इसलिए इन्वायरमेंट को अच्छी तरह से देखना है। और दिल्ली की सर्दियों की 3-4 बस महीने बाद जो ज़िंदगी होती है, कितनी घुटन बड़ी होती है और बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसलिए इन्वायरमेंट पे जो कुछ भी आर्टिकल मिलता है और उसको पढ़िए। बल्कि मैं कहूँगा कि डाउन टू अर्थ एक मैगजीन आती है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हर कोई को पढ़ना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, बहुत महंगी नहीं है, और उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप सब पैसे वाले हैं, सबको सैलरी मिलती है, कुछ तो सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, तो उसको ज़रूर पढ़िए, डाउन टू अर्थ, हिंदी में इंग्लिश दोनों में। उसके बाद है मेजर पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाइक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020। इससे रिटेन में भी क्वेश्चन पूछा था आपसे, इसको मैंने एक्स्ट्रा बीट में आप लोगों को बताया भी था। कुछ लोगों ने तो बहुत सही मारा कि इसके 12 गोल थे, 11-12, कुछ लोगों ने 3-4 में फंस गए। तो ये क्या कहता है, बेसिकली यही है मेन, यहीं से सारी चीज़ें स्प्रेड हुई है। इसी के बाद ये अंडर कंपल्सन था नई एजुकेशन पॉलिसी में, इसको जस्टिफाई करने के लिए, चूँकि इसका गोल नंबर 4, लक्ष्य नंबर 4 सीधा सीधा एजुकेशन से जुड़ा हुआ है।
इसलिए इसको भी समझना ज़रूरी है। इससे आप इंटरनेशनल एरेना में एजुकेशन कहाँ है उसको आप समझ पाइएगा। चूँकि शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय कंसर्न है, शिक्षा एक अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट भी है एज वेल एज राष्ट्रीय। चूँकि सारे स्टेक होल्डर हैं अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन, वो पैसा यहाँ खर्च कर रहे हैं। यूनेस्को का अंधाधुंध पैसा समग्र शिक्षा अभियान पे हो रहा है। तो जो पहले सर्व शिक्षा अभियान था 2018 से समग्र शिक्षा अभियान हो गया, 3 शिक्षा अभियान उसमें मिल चुका है। इसलिए इसको अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरह से समझाना है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फॉर स्टूडेंट एंड टीचर। प्रिंसिपल का क्या इंपॉर्टेंस है, मीन्स कि आपका लीडरशिप, आपका क्या रोल टुवार्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बच्चों के प्रति, टीचर्स के प्रति। चूँकि यू विल बी ए गार्डियन फॉर योर स्कूल, तो गार्डियन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब खुद कितने भी परेशान रहे दूसरे ना हो, खुद भूखे रहें दूसरा भूखे ना रहे। बेसिक ह्यूमैनिटी से लेकर और एंड टू एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्कूल सबसे पहले पहुंचना, सबसे बाद में छोड़ना। अगर आप स्कूल सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे बाद छोड़ते हैं, आपका 50% प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। लेकिन आप सोचते हैं 5 मिनट लेट या बच्चों के साथ या दौड़ते भागते आ रहे हैं, नहीं कभी होगा। इसलिए आपको अपने चेयर पे स्कूल खुलने से 10 मिनट पहले बैठ जाना चाहिए और आधा घंटा एक एक चीज़ चेक करके निकलना चाहिए। तो ये बताऊंगा। उसके बाद एक चीज़ है करिकुलम बिट्टे। आपने जो यूपीएससी में फॉर्म भरा होगा वो फॉर्म मुझे चाहिए होगा, वो सारे फॉर्म आप मेल करेंगे ताकि हर कोई का एक सीवी एनालिसिस मैं कर दूं कि आपसे क्या पूछ सकता है। क्योंकि कोई मैथ का पीजीटी होगा, कोई हिस्ट्री का, कोई बायो का, कोई इंग्लिश का, कोई पोल साइंस का, कोई सोशियोलॉजी का। तो क्या क्वेश्चंस, चूँकि डीप में नहीं जाना, डीप में आपके नॉलेज को ले लिया गया है, लेकिन बड़े जेनरिक टाइप के सवाल आएंगे जिससे आप घबरा जाएंगे कि चूँकि जेनरिक सवालों पे लोगों का बहुत ध्यान नहीं रहता है और वहाँ पे फंसने की ज़रूरत है। किसी भी सब्जेक्ट में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद पूछा जा सकता है, भाई हिस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़ाया जाए, क्यों नहीं इसको बंद कर दिया जाए, क्यों बोझ बढ़ाया जाए। तो बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे। सजेशन दीजिए कि आपके सब्जेक्ट को पढ़ाने में और अच्छा कैसे, क्या टेक्निक हो सकता है। कहने को तो है कि चाइल्ड सेंट्रिक, मैं भी बहुत दिनों से सुन रहा हूँ सैकड़ों वर्ष की एजुकेशन मस्ट बी चाइल्ड सेंट्रिक, लेकिन आज तक चाइल्ड सेंट्रिक नहीं हो सका। टीचर अपने परसेप्शन से डिलीवर करता है, दिस इज अ बैड थिंग, और वो हो भी नहीं सकता इंडिया में। चूँकि चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन होने के लिए और सारे पैरामीटर भी तो परफेक्ट होने चाहिए। 1:25 कहता है सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, पुअर जहाँ है वहाँ स्टूडेंट टीचर रेशियो, वहाँ सबसे ज़्यादा रेशियो खराब होता है। अब वहाँ इतने शोर होता है, लाउडी क्लास हो जाता है, सो मेनी क्वेश्चंस है, बेसिक सेंस बच्चों में नहीं है, वहाँ टीचर सेंट्रिक क्लास हो ही नहीं सकता। और उस प्रॉब्लम पे कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। जीडीपी का 6% ये भी साउट कर रहा है, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी भी बोला था, कोठारी आयोग भी, और वो भी नहीं हो रहा है। जो दिल्ली सरकार इतना शोर मचाती है वो जीडीपी का 1.75, 2 से नीचे ही है उसका भी खर्चा अपना स्टेट जीडीपी का। तो जब तक जीडीपी का, वहाँ बजटीय लोकेशन का जरूर 23% है जो कॉन्सोलिडेटेड फंड से बनता है, उसके अलावा गवर्नमेंट के पास 3 फंड है, तो केवल एक फंड का 23% वो खर्च कर रही है, और उसमें बहुत बड़ा खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो रहा है। ये बहुत बड़ा एक सवाल है कि लाइक इंडिया जहाँ एजुकेशन को मुझे बड़ा करना है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर साइड को मजबूत किया जाए या ह्यूमन रिसोर्सेज साइड को मजबूत किया जाए, एक डिबेट है। अब इस डिबेट में वर्ल्ड के सारे स्कॉलर में मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर कहते हैं कि स्कूल के का बहुत बड़ा भव्य और दिव्य बिल्डिंग बनाकर अट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। वो ज्योग्राफिकली साउंड बिल्डिंग हो, यानी पहाड़ पे हो तो बर्फबारी में गिर न जाए, या शीत प्रदेश में हो तो ऐसा स्कूल ना हो कि ठंड से मर जाए आदमी, गर्म प्रदेश में हो तो ऐसा स्कूल ना हो कि उसकी छत इतने टपते हों कि मुश्किल। ज्योग्राफिकली इको फ्रेंडली स्कूल हो, लोकल मटेरियल्स लगाओ और रिसोर्सेज अच्छा हो। चूँकि जो पैटर्न रहा है हमारे यहाँ गुरुकुल का, वो रिसोर्स बेस रहा है, कंटेंट बेस रहा है, सिलेबस बेस रहा है, करिकुलम बेस रहा है। तो ये भी एक डिबेट है। चूँकि कॉस्टली बिल्डिंग अफेयर्स बहुत कॉस्टली है, पर दिल्ली की एक समस्या है लैंड का, उसी में
एक्सटेंशन होगा, वर्टिकल एक्सटेंशन होगा, वर्टिकल एक्सटेंशन होगा तो उसमें पैसा लगेगा। तो ये सारे डिबेट का मैटर बनता है, जिस प्रश्नों में मैं उलझाऊंगा भी और वहाँ से निकालूंगा भी आपको। तो ये तो मेरा हो गया ओरिएंटेशन ऑफ एवरी एस्पिरेंट। ये मेरा ऑनलाइन है जिसको मैं खुद डिलीवर करूंगा पूरी जवाबदेही के साथ, विथ फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड ऑफलाइन अब फेस टू फेस मोड क्या है, 3 मॉक इंटरव्यू इन फ्रंट ऑफ 4 बोर्ड मेंबर। वो कौन होंगे? 1 रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जो अवेलेबल होंगे। हम लोग, हमारी टीम सर्च कर रही है, पैनल बना रही है। एंड एक्स एक्सपर्ट ऑफ यूपीएससी फ्रॉम एजुकेशन फील्ड, या इट मे बी कि एजुकेशन का बहुत बड़ा नाम हो। कई टीचर्स को मैं जानता हूँ जो यूपीएससी नहीं गए अपनी इच्छा से, और बहुत बड़े वर्ल्ड फेम के स्कॉलर हैं यहाँ। देखते हैं उनमें से कौन अवेलेबल होता है। करंट अफेयर्स एक्सपर्ट बिल्कुल चाहिए आपको, डे टू डे अफेयर्स और बहुत सारी चीज़ें करंट की ओर भागेगी, तो आपको वो बताएंगे कि जिससे एजुकेशन का ताल्लुकात है। तो एक एक्सपर्ट होगा, वो सिविल सर्विस का बेस्ट टीचर होगा, क्योंकि बेस्ट प्लेस पे आपका इंटरव्यू होने जा रहा है। तो मैं जितने भी बेस्ट टीचर हैं कहीं ना कहीं हमसे वेल कनेक्टेड हैं, मैं उनका भी मेंटोर हूँ। तो कोशिश करूँगा 2-3 लोगों को गाँव पैनल में ला रहा हूँ, 1-2 दिन में पता चल जाएगा। 1 सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलर। सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्कॉलर का क्या मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे पूरे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल एजुकेशन के बार बार एनसीईआरटी से नीपा से लेके हर जगह उसे जाने का मौका मिला हो कि कैसे फिलॉसफी ऑफ सब्जेक्ट, कैसे कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक मतलब हिस्ट्री का नहीं, क्या फिलॉसफी होनी चाहिए कि कैसे किसी सब्जेक्ट का करिकुलम डेवलप हो, सिलेबस हो। तो इस थॉट का आदमी एक होगा, वो प्रोफेसर ही होंगे, रिटायर हों या जॉब करते हों। जो मैंने लिस्ट देखी है उसमें से कुछ लोगों को मैं नॉक करना शुरू हमारी टीम ने कर दिया है। इसमें मैं भी हो सकता हूँ, लेकिन मेरे ये मत कहिएगा कि सर आप कह के नहीं रहे, मैं 2 में तो नहीं रहूँगा। चूँकि जैसे ही आप इंटरव्यू दे के निकलेंगे वैसे ही मैं आपसे पूछूंगा कि आप कहाँ कहाँ क्या दिक्कत हुई, पर्सनल आपसे बात करूँगा। फिर वहाँ मैं ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था होगी, मैं एज ए टीचर फिर सारी चीज़ों को हाथ के हाथ में क्लियर करता चला जाऊँगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, मतलब इन टोटल कुछ भी, करंट अफेयर्स और कुछ, सब कुछ टिप्स पे है आपके प्यार से। तो लास्ट में लेकिन मैं रहूँगा। और 1 साइकोलॉजिस्ट इन लास्ट 3rd राउंड मॉक टेस्ट, चूँकि साइकोलॉजिस्ट एक ही बार आपको देखेगा, बता देगा। साइकोलॉजिस्ट, सब तो साइकोलॉजिस्ट ही हो जाते हैं, लेकिन एक हार्डकोर साइकोलॉजिस्ट रखा जाएगा, क्योंकि चाइल्ड का मामला। अब इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट नहीं होता है, केवल फौज के इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट होता है, बस वो साइकोलॉजिस्ट का पैनल होता है। लेकिन जनरल यूपीएससी के इंटरव्यू में साइकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन मैं ऐड कर रहा हूँ इसलिए कि बच्चों का मामला है। कहीं भी आपके एक्सप्रेशन और चीज़ों में कोई चीज़ आपको अच्छा ना लगे तो मत घबराइए, सीधा बोल दीजिए कि मैं नहीं जानता हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि एक इंसान इंसाइक्लोपीडिया हो, आपके नाम के साथ नहीं लगा हुआ है कि XYZ इज ए इंसाइक्लोपीडिया। सहज मनुष्य हूँ मैं, मेरे जानने का दायरा सीमित है, और मैं शिक्षक हूँ, मैं जीवन भर पढ़ने में विश्वास करता हूँ। शिक्षा तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो हाउ कैन आई से डैट कि एवरीथिंग को मैं जानता हूँ, सामने वाला भी नहीं जान रहा है। हो सकता है आप इतना भी ना जानता हो किसी चीज़ पे, हर का एरिया अलग हो जाता है। तो घबराना नहीं है, बहुत प्यार से ना कह के दूसरे क्वेश्चंस की ओर चले जाना है, ना कि झूठ बोल के आधा अधूरा जानकारी दे के और क्वेश्चन का बम्बार्डिंग करवा लेना है अपने ऊपर, और नर्वस होके एकदम पसीना पसीना होके निकलें। कहेगा क्या संभालेगा ये 3-3 हज़ार बच्चा और ये टीचर को, ये तो बेहोश हो जाएगा स्कूल में जाके। बस ये याद रखिएगा, जैसे ही आप गलत फलत इधर उधर करने लगे, बस क्वेश्चन की बौछार होगी। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरव्यू को रखें। That is called the linear mode of interview. What is linear mode of interview? तो एक रेखा ट्रेन चलती है लीनियर मोड पे, सीधा यहाँ से चलती है, कोई भी हवाई जहाज लीनियर, इतना शांत शांतर पे सेट कर दिया पायलट, मस्ती में हो। फिर टेक ऑफ, और वो जब वो ये फ्लाइट को नीचे ग्राउंड पे लाता है तभी जाके वो कुछ कुछ करता है, नहीं तो फिक्स है। तो उसी तरह से दिस इज कॉल्ड द लीनियर।
और नॉन लीनियर कीजिएगा, मतलब दुनिया भर का टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना दीजिएगा क्वेश्चनों से। महाभारत की कहानी को आप बेटर समझिए, नॉन लीनियर स्टोरी है, रामायण लीनियर है, तो ज़्यादा घुमाइएगा वह फंस जाइएगा। इसलिए और सब कुछ आपके ऊपर है कि नॉन लीनियर रखा जाए इंटरव्यू को या लीनियर। जिसने भी जीवन में घरेलू बातचीत में भी नॉन लीनियर रखा है कॉन्सेप्ट को, वो फंस गया है। इसलिए इंटरव्यू में धोखे से भी सीधा सीधा चलिए, जो नहीं जाना है ऑटो ऑटो ऑटो, उसमें आपको नहीं फंसना है, सामने वाले को फंसा देना है। कहीं धोखा देने की कोशिश नहीं करनी, नहीं जान रहा हूँ कोई बात नहीं, आपको मिनिमम नंबर भी उसको देना है। आपका पर्सनालिटी 0 नहीं है, ये बताता है कि यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसलिए मस्त रहिए। हो सकता है कि लिटरेचर का वो शेरो शायरी चलने लगे, हो सकता है आपके पसंद की कभी किट्स हो जाए, फिर किट्स की कविता पे बात चलने लगे, हो सकता है वर्ड्सवर्थ पे बात चलने लगे, हो सकता है हिस्ट्री में गांधी मैं हो जाए, आज़ादी का 75वां वर्ष है और इंडिया पाकिस्तान बना है, कहाँ है पाकिस्तान कहाँ है इंडिया, ये इस पर डिबेट हो जाए। हो सकता है कि डिवीज़न के लिए कौन कल्प्रिट है, कांग्रेस की क्या गलती रही है, जिन्ना की क्या गलती, कुछ भी हो सकता है। तो कहीं से कहीं इंटरव्यू भागेगा, तो संभल कर जो भी पढ़िए लिखिए, अपना सब्जेक्ट जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं टू द पॉइंट्स उसके नोट बना लीजिए, अप्रोच को समझ लीजिए। उसके बाद स्पेशल सेशन फेस टू फेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में डाउट और रेमेडीज़ जो भी बनेगा मॉक इंटरव्यू के बाद, दोनों मोड में उसको कोशिश करूँगा। वहाँ टाइम मिला वहाँ, नहीं तो फिर इस पर एक तरह से कंक्लूड चीज़ों को करता जाऊँगा। कुल मिला के मैं आपके साथ हूँ। उसका सीधा रीज़न है कि मैं समाज सेवा नहीं कर रहा हूँ। हमारी कंपनी जिस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस एक स्टार्टअप है, और मैं सिविल सर्विस या तमाम कोचिंग में पढ़ाना छोड़ दिया। 30 साल तक सारा किया हूँ। देश के हर कैरियर मैगजीन का एडिटर रहा हूँ, जितने मैगजीन का नाम जानते हैं आप, या कंसल्टेंट या एडिटर। बहुत सारे IAS इंस्टीट्यूट बनाए चलाए, आज भी है मेरे पास एक छोटा इंस्टीट्यूट। लेकिन मुझे एजुकेशन में मज़ा आता है। मैं इग्नू और जितने एजुकेशन से रिलेटेड काम है, MA BA ये मैं विगत लगभग 14 वर्षों से कर रहा हूँ। इसी नाम से स्ट्रेट फॉरवर्ड पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड मेरी दूसरी कंपनी है हम लोगों की। और इस पेंडेमिक में मैंने फील किया कि अब सीधे फेस टू फेस बात किया जाए ऑनलाइन, तो इस पे बहुत सारे काम हो रहे हैं। इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छा नाम कमाऊं। तो अभी 499 रुपये का है, फ़ी 9,999 है। ये बहुत जल्दी बढ़ जाएगा, इसलिए जल्दी कर लीजिए। वेन्यू है ALS अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम लिमिटेड, D19 ALS हाउस, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर मुखर्जी नगर, अपोजिट अग्रवाल स्वीट शॉप, न्यू दिल्ली 11009। और कॉन्टैक्ट नंबर मिस्टर मनीष कुमार जो हमारे ऑफिस के हैं 8800740094। एक और बात जान जाइए, इस क्लास का ALS से कोई व्यवसायिक रिश्ता या किसी ढंग का गठजोड़ नहीं है, वह केवल वेन्यू है। इसलिए ALS का नाम या ALS की चीज़ें इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की चीज़ है। चूँकि वो जगह मुझे बहुत प्रिय लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए उसको रखा गया कि आपको धौलपुर हाउस का से अच्छा मैं इन्वायरमेंट देने जा रहा हूँ। और पार्किंग सब कुछ, मेट्रो रूट, एवरीथिंग इज़ देयर, सो यू आर मोस्ट वेलकम। चलिए तो एडमिशन लीजिए और लेट मत कीजिए, ताकि कोर्स ड्यूरेशन मैं 15 से 21 दिन रखा हूँ। क्यों, एक मन में सवाल होगा, व्हाट द मीनिंग, इसलिए कि अगर डेट नज़दीक आ गया तो घंटा बढ़ा के ख़त्म कर दूंगा, डेट थोड़ा टाइम रहा तो थोड़ा और लंबा कर दूंगा। इसलिए मुझे मेरे मन से अगर मुझे पढ़ाने का मौका दीजिएगा तो एडमिशन ले लीजिए, और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से क्लास को एज सुन एज पॉसिबल शुरू कर दिया जाए। क्योंकि मेरा रिसर्च कंप्लीट है, मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आप तैयार हो जाइए। जय हिंद। आज से एडमिशन खुल गया, जाइए ऐप पे पैसा डालिए, रिजर्व पे का पेमेंट लगा हुआ है, ऐप डाउनलोड कीजिए, दिक्कत हो तो बात कीजिए। अभी ऐप पे आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो वहाँ पे जो कुछ भी प्रिंसिपल के रिटर्न के लिए था वो सब हट दे चुका है, और ऐप आज से या कल सुबह से एकदम रेडी है। आप डाउनलोड कीजिए और एडमिशन लीजिए, चिंता मत कीजिए। और कोई भी चिंता हो तो आप मेल करके क्वेश्चंस को भेजिए, क्योंकि इंस्टेंटली आप जिन लोगों से बात करेंगे
उन्हें बहुत कुछ नहीं पता है। और बार बार वीडियो देखिए और सवाल कीजिए। सवाल के बगैर क्लास तो चल ही नहीं सकता। जितना सवाल करेंगे उतना मैं समझूंगा कि आप अपने जीवन के प्रति जिम्मेवार हैं। लेकिन सारा कॉन्सेप्ट आज दिन भर यही फ़ोन आता रहा कि सर क्या देंगे, क्या नहीं, क्या कैसे होगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि चलिए आराम से इस वीडियो में सब कुछ बता दिया। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई परेशानी है या कुछ सोचना मिलेगा। जय हिंद।